नमस्ते दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का क्लास नंबर 11। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। गॉस लॉ क्या होता है? अगर हमें कोई क्लोज सरफेस दिया हुआ है, डजेंट मैटर ये कोई सिमेट्रिक सरफेस है या फिर असिमेट्रिक सरफेस है, उसके अंदर सपोज चार्ज है क्यू, तो उससे जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो कितना बनता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस ने बताया था। ठीक है, कोई भी सरफेस हो, क्लोज सरफेस होना चाहिए। गॉस लॉ में जितनी भी बातें कही गई हैं सारी क्लोज सरफेस के लिए है। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसी भी क्लोज सरफेस से बना टोटल फ्लक्स होता है। और क्यू क्या है? सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर जो भी नेट चार्ज है आपका। ठीक है, नेट चार्ज निकालना है, या टोटल चार्ज बोल लीजिए, या नेट चार्ज। अगर प्लस माइनस है चार्ज तो प्लस वाले में से माइनस को सब्ट्रैक्ट करके तब जो है चार्ज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। उसका यूज क्या क्या होता है? एप्लीकेशन मैंने बताया था, 3 एप्लीकेशन बताया था। कौन कौन सा यूज था? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का हमने दूसरा तरीका निकाला था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, गॉस लॉ से थोड़ा और आसान हो जाता है फ्लक्स कैलकुलेट करना, क्योंकि सीधा सा अगर एक क्लोज सरफेस हम बनाते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर लेते हैं। और उसके बाद हमने दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आज हम कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। और तीसरा यूज हमने बताया था कि कोई भी कंडक्टर है उसका बिहेवियर समझने के लिए, कहाँ पर चार्ज डिसाइड करता है, कहाँ पर चार्ज नहीं डिसाइड करता है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, कहाँ पर कितना होती है, ये सब समझने के लिए, कंडक्टर के बिहेवियर को समझने के लिए हम गॉस लॉ का यूज करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में जब पोटेंशियल पढ़ लेंगे तब उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक क्वेश्चन से, गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर इसको जो है, इसको करके फिर याद करिए, मैंने फर्स्ट लेक्चर में, सॉरी फर्स्ट नहीं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब जहाँ पे पढ़ाया था, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि प्लेन सीट का फार्मूला बता दिया था। स्फेयर का, हॉलो स्फेयर का और सॉलिड स्फेयर का भी फार्मूला बता दिया था। प्रूफ नहीं किया था उस टाइम पे। प्रूफ इंटीग्रेशन से किया जा सकता है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन गॉस लॉ से उसका प्रूफ बहुत आसान होता है, जो कि आपके सिलेबस में गॉस लॉ से ही प्रूफ करना है इसको। तो अब हम शुरू करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, गॉस लॉ से रिलेटेड है। कह रहा है 5 चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5 आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन एज शोन इन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 इस तरह से। यहाँ पे मैं एक बाउंड्री बना दे रहा हूँ। ये पूरा फिगर दिया हुआ आपका। ठीक है, इस तरह से चार्ज फिक्स्ड है यहाँ पे। और दिया है एस इज द गॉसियन सरफेस। ये क्या है? गॉसियन सरफेस है एस। ये वाला पूरा सरफेस गॉसियन सरफेस है, ये कोई कंडक्टर वगैरह नहीं है, ये सीधा सा गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस बताया था हमने क्या होता है। जो क्लोज सरफेस हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए चार्ज के अराउंड, उसी को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। और कहाँ-कहाँ पे गॉस लॉ यूज कर सकते हैं इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। कहाँ-कहाँ पे यूज कर सकते हैं? यूज तो हर जगह पे कर सकते हैं, कहीं भी हम गॉस लॉ लगा सकते हैं, लेकिन लगाते वहीं हैं जहाँ पे सिमेट्रिसिटी हो। बिना सिमेट्रिक के अगर हम गॉस लॉ यूज करेंगे तो वो आसान करने के अलावा हमारा और क्वेश्चन टफ ही कर देता है। तो सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ? जैसे जो गॉस सरफेस हम बनाते हैं, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो सेम होनी चाहिए, तो सिमेट्रिक होगा। मतलब ऐसे गॉसियन सरफेस बनाते हैं जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया गया हो, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस पे हर जगह पे मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। और उसके बाद जो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, क्योंकि ई डॉट डी हम कैलकुलेट करते हैं तो ई डी ए कॉस थीटा आता है ना, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल बनता है, या तो वो 0 डिग्री बने या फिर 90 डिग्री, तो हमारे लिए आसान होता है। नहीं तो उसके अलावा कैलकुलेट करना जो हमारा काम आसान करता है गॉस लॉ, वो इसके अलावा टफ ही हो जाता है। तो सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो एस यहाँ पे गॉसियन सरफेस दिया है, और दिया है द गॉस लॉ इज गिवन बाय क्लोज्ड। ये जो सर्कल बनाया जाता है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? क्लोज्ड इंटीग्रल। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमें पता है, यही तो गॉस ने बताया था, और इसको हमने वेरीफाई भी किया था। एक स्फेयर और उसके सेंटर पे चार्ज क्यू मानकर वेरीफाई किया था। प्रूफ करना नहीं कहेंगे क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये गॉस ने, इसीलिए इसको लॉ ही बोलते हैं। अब 4 ऑप्शन दिए, ये फिगर दिया हुआ है। ये गॉसियन सरफेस के अंदर 2 चार्ज हैं, कौन-कौन? Q2 एंड Q4, और गॉसियन सरफेस के बाहर Q1, Q5, Q3 है। तो मैंने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में। अगर वो पॉइंट आपको याद हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा।
फर्स्ट ऑप्शन दिया है ई ऑन द एलएचएस ऑफ द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन की बात कर रहा है, विल हैव अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q1 Q5 एंड Q3। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कह रहा है विल हैव अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q1 Q5 एंड Q3 वाइल Q ऑन द RHS, ये Q की बात कर रहा है, विल हैव अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q2 Q4 ओनली। ठीक है, तो जो मैंने 4 पॉइंट बताए थे अगर उसको आप रिवाइज कर लें या फिर अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा आपको। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है कह रहा है ये इसके किसका किसका कंट्रीब्यूशन है, Q1 Q5 Q3, Q1 Q5, क्या ये सही है? हमने यही तो बताया था कि यहाँ पे किसी गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो उसके अंदर जो चार्ज होते हैं उसके बाहर जो चार्ज होते हैं सबका नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है गॉस लॉ से। ठीक है, ऐसा क्यों आता है अभी मैं डिस्कस करता हूँ इसको। एक बार मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। अब फिर इसके बाद कह रहा है Q ऑन द RHS विल हैव अ कंट्रीब्यूशन ऑफ Q2 Q4 ओनली, ये बात तो सही है क्योंकि यहाँ पे जो Q होता है वो Q इनक्लोज्ड होता है, इनक्लोज मतलब सरफेस के अंदर, और सरफेस के अंदर कौन कौन सा चार्ज है, Q2 और Q4। यानी कि फ्लक्स जो आता है, फ्लक्स जो आता है वो अंदर वाले, सीधा सा दिमाग में ये रखना है, जो गॉसियन गॉस लॉ से हम फ्लक्स निकालते हैं फाई, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो फाई जो होता है वो अंदर वाले चार्ज के कारण निकल के आता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ई डॉट ds में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो अंदर और उसके बाहर जितने भी चार्ज है सबका रिजल्टेंट निकल के आता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए निकलना तो चाहिए फ्लक्स बाहर वाले चार्ज का भी। चलिए हम मान ले रहे हैं एक बार कि जो फाई हम लिखते हैं फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यही होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds। ठीक है, हम मान ले रहे हैं ये जो फ्लक्स आ रहा है वो सभी के कारण आ रहा है, अंदर वाले चार्ज के कारण भी बाहर वाले चार्ज के कारण। लेकिन मैंने पहले ही लेक्चर में हमने गॉस लॉ जब स्टार्ट किया था तो बताया था कि फ्लक्स जब निकाला था क्लोज्ड सरफेस से अगर कोई बाहर चार्ज है या फिर बाहर की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्लोज सरफेस से उसका जो फ्लक्स होता है वो जीरो होता है, यानी कि बाहर वाले सभी चार्ज का Q1 Q5 और Q3 का फ्लक्स जीरो हो जाएगा। इसलिए जो फ्लक्स आता है उसमें, फ्लक्स जो आता है उसमें बाहर वाला चार्ज शामिल नहीं होता है, सीधा सीधा हम अंदर वाले चार्ज को लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बाहर वाले चार्ज का फ्लक्स जीरो हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ से पास ही हो रही होगी हर पॉइंट से, Q5 का Q3 का Q4 का, बस इन तीनों चार्जों का फ्लक्स जीरो हो जा रहा है तो Q हम अंदर वाला ले रहे हैं, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड सबका यहाँ पे आएगा तो E जो आता है बाहर का। तो ये कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में सभी चार्ज शामिल होंगे और फ्लक्स में Q अपान जो Q इनक्लोज्ड होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट वो अंदर वाले चार्ज होंगे। आगे बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप देख लीजिए। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ Q1 Q5 एंड Q3 ओनली, Q1 Q5 एंड Q3 ओनली। तो बाहर वाले चार्ज का तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता ही बनता है, साथ ही अंदर वाले चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ई ऑन द LHS विल हैव अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम चार्जेस, फ्रॉम ऑल चार्जेस। ठीक, ये बात तो सही कही इसने कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये सभी चार्ज के कारण होगी। दूसरा, इसके बाद वाला क्या है, वाइल Q ऑन द RHS फ्रॉम Q2 Q4 ओनली, क्यू इनक्लोज की बात करते हैं ना, क्यू तो ये इसके अंदर कितना चार्ज है सरफेस के, तो क्यू इनक्लोज कौन कौन सा है, Q2 Q4। ये बात सही है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो सभी चार्ज के कारण यहाँ पे बन रही है, उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। और जो फ्लक्स क्यू होता है वो अंदर वाले चार्ज क्यू इनक्लोज की बात करते हैं। तीसरा वाला, ई हैव अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैव अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल चार्जेस, ये बात सही हो गई। वाइल क्यू फ्रॉम Q1 Q3 Q5 ओनली, क्यू फ्रॉम कह रहा है Q1 Q3 Q5, ये तो जस्ट उल्टा लिख दिया, होता अंदर चार्ज वाला, इसने तीनों बाहर वाला दे दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बोथ E एंड Q विल हैव अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q2 Q4 ओनली, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि E में तो सबका कंट्रीब्यूशन होगा सभी चार्ज का, और Q में Q2 Q4 का होगा, तो Q के लिए तो सही है लेकिन ये ओवरऑल ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यह अगर ये बात आपको, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो गॉस लॉ से रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों के दिमाग में वो आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए अगर ये क्वेश्चन आपने ढंग से समझ लिया है। और इसके लिए मैंने 4 पॉइंट लिखवाई थी, नोट्स अगर बनाया है तो वहां पे आपको मिल जाएगी वो चारों पॉइंट, ये पहले वाले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो ये हो गया फ्लक्स, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ फ्लक्स कैलकुलेट किया था।
ये पहले लेक्चर में हमने कुछ फ्लक्स कैलकुलेट किया था ना। ठीक। तो आज हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस लॉ का जो सेकंड एप्लीकेशन बताया था, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं हम। तो ये टॉपिक जो आज पढ़ाने वाले हैं वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में इसका डेरिवेशन पूछा गया है और गॉस लॉ से ही पूछा गया, क्योंकि इनका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में गॉस लॉ से ही है। दो तरीके से डेरिवेशन, एक तो मैं कर चुका हूँ इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर का मतलब आप इनफाइनाइट लेंथ भी अगर लिखा हो क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये मान लेंगे। और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दी गई है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगी। इसका तो हम निकाल चुके हैं, याद करिए। तो मैं प्रूव भी करा चुका हूँ। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। वायर पे कैसा है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा। यानी कि कोई लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ठीक है। यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी गई। इससे हमें आर डिस्टेंस पे, इससे हमें आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी है आर डिस्टेंस पे। इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी 2k लैम्डा बाई आर। अगर के की वैल्यू हम रख दें 2 into 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। चलिए स्मॉल आर लिया तो स्मॉल आर ले देते हैं। तो 2 से ये आ जाएगा कितना, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये हम कर चुके हैं, ये प्रूव कर चुके हैं। इसी को अब हमें गॉस लॉ से करना है, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा अगर, तो आपको गॉस लॉ से ही प्रूव करना करता है, वही आपके सिलेबस में है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में जरूर रखेंगे, ये कैसे आया था ये जरूरी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कहीं अगर हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, गॉस लॉ लगाना है, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए क्या क्या, कि गॉसियन सरफेस बनाए, और ऐसा गॉसियन सरफेस बनाए जो सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक का मतलब गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो जीरो हो या तो सेम हो, जहां भी हो सेम हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज क्या क्या होता है, इससे आगे होता है। याद करिए हमने तो इसको डिराइव भी किया था। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चारों तरफ निकलती है, ठीक है। ऐसे दो साइड में ही नहीं निकलती है, अंदर भी जा रही होगी बाहर भी जा रही होगी। ऐसे मान लो ये लाइन है, वायर है, तो इससे इधर 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 ऐसे निकले। तो अब दिमाग में आना चाहिए हम कैसा गॉसियन सरफेस लें जो कि सिमेट्रिक हो, ठीक है। तो आप ये ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हम सिलेंडर माने इसके चारों तरफ, ऐसे सिलेंडर माने आर रेडियस का, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चारों सभी डायरेक्शन में निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस सिलेंडर के सरफेस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह पे यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो हम गॉसियन सरफेस कहाँ पे बनाते हैं, जिस पॉइंट पे हमें करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉसियन सरफेस कहाँ पे बनाएंगे, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट से पास होती हुई एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। और यहाँ पे हम कैसे हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। कैसा, सिलिंड्रिकल गॉसियन। और इसकी लेंथ हमने मान लिया इस सिलेंडर की कितनी है, एल मान लीजिए, और आर डिस्टेंस पे माना है, तो रेडियस तो ये बिल्कुल बीच में नहीं है, तो रेडियस इसकी आर ही हो जाएगी, क्योंकि आर डिस्टेंस पे हमें कैलकुलेट करना था। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है हमें गॉस लॉ लगाते समय। एक तो हमारा जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए सिमेट्रिक होनी चाहिए। सिमेट्रिक होने का मतलब उसके हर पॉइंट पे, गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो या फिर हो ही ना, जीरो हो। उसके बाद जो एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच,
वो या तो 0 डिग्री हो या तो 90 डिग्री, तो हमें हमारे लिए गॉस लॉ लगाना काफ़ी आसान हो जाता है और यूज़फुल यही होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने लिया है मान लीजिए एक छोटा-सा एरिया लेते हैं DA, ठीक है? छोटा-सा एरिया लिया DA, इसकी डायरेक्शन ये पूरा सिलेंडर है, तो अवे फ्रॉम द सरफेस परपेंडिकुलर इधर की डायरेक्शन में E हो जाएगा, DA हो जाएगा और इधर ही हो जाएगा, E का डायरेक्शन तो इधर है ही। अब यहाँ पे देख सकते हैं E की डायरेक्शन और DA की डायरेक्शन सेम है, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा दोनों को भी 0। यहाँ पे 3 सरफेस बन रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक ये ऊपर वाला सरफेस क्लोज़ सरफेस होना चाहिए, तो ये क्लोज़ है, ऐसा मत सोचिएगा नीचे खुला हुआ है। तो यहाँ से जो फ्लक्स बनेगा वो मैं φ1 मान ले रहा हूँ। यहाँ से जो फ्लक्स बनेगा φ2 मान ले रहे हैं और एक जो कर्व सरफेस से फ्लक्स बनेगा, ये पूरा ये है ना, ये वायर था, तो एक कर्व सरफेस है, एक ऊपर वाला सरफेस जो क्लोज़ है, एक नीचे वाला सरफेस। ऊपर वाला, नीचे वाला और ये कर्व सरफेस। तो ऊपर वाले सरफेस से हमने फ्लक्स माना φ1, दूसरे नीचे वाले सरफेस से φ2 और ये तीसरे से मान लिया φ3। ठीक है? तो गॉस लॉ क्या कहता है? अब देखिए सारी फॉर्मेलिटी हमने अदा कर ली है, पूरा कर लिया, अब लगाते हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है? टोटल फ्लक्स फ्रॉम क्लोज सरफेस, अगर इसको ऐसे लिखें हम, तो कितना होना चाहिए? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ये होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना? तो ये कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है अभी हम निकालेंगे। φ1 की बात करते हैं, φ1, ठीक है? इसका एरिया, ऊपर वाला एरिया है, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला एरिया जो क्लोज सिलेंडर बना था उसका एरिया एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है या फिर इधर है चारों तरफ। तो अगर हम देखें, यहाँ से आप सीधे-सीधे कैलकुलेट कर देख सकते हैं कि यहाँ पे गॉस फ्लक्स होता क्या है कि किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, उसी को अमाउंट बताता है, क्वांटिटी बताता है फ्लक्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया इस तरह से, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है। दोनों के बीच चाहे एंगल देख लें तो 90 डिग्री आएगा। ई डॉट डी एस यानी कि ई डॉट डी ए कॉस 90 की वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगा फ्लक्स। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इतना एंगल, हमेशा एंगल लगाने की बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है और एरिया इस तरह से है, तो एरिया को तो ग्रेज करती हुई जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड सारी। एरिया से तो कोई पास ही नहीं हो रही है ना, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं पास हो रही है तो इलेक्ट्रिक सिंपल सा हमारे पास फ्लक्स 0 हो जाएगा, यानी कि φ1 0 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से φ2 भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया को ग्रेज करते हुए जा रही है। या फिर डी ए और ई, चलिए एरिया का एक बार मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा इस वाले सरफेस का और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच कितना एंगल आ रहा है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री ई डॉट ई डी ए कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरा पूरा फ्लक्स क्या हो जाता है? 0। यानी कि φ1 हो गया 0, φ2 हो गया 0, φ3 क्या होगा? 0 प्लस 0 प्लस φ3। φ3 कौन सा है? ये कर्व सरफेस से जो एरिया बन रहा है, कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो φ3 है। अब हम इसको फार्मूला लगा देते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी, ठीक है? तो Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई डॉट डी। ई की वैल्यू हमें निकालनी है और ई तो कांस्टेंट होगा, ठीक है? इसके हर पॉइंट पे हमने इस तरह से गॉसियन सर्कल बनाया है कि कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा। ई और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। डी ए क्या है? ये कर, एक लाइन यहाँ पे लिख देंगे, ई डी ए कॉस थीटा। तो थीटा यहाँ पे कितना है? थीटा है यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है? थीटा 0 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 0 है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ई डॉट डी ए बचेगा, ठीक है? ई डी ए बचेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी। ई कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, हम ऐसा सरफेस ही बनाते हैं कि जहाँ पे हमें ई कांस्टेंट मिले, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मिले, तो डी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ई एरिया, ये कर्व सरफेस का एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? याद होना चाहिए फार्मूला, 2 पाई आर एच। तो हाइट कितनी है इसकी? एल हमने माना है, तो 2 पाई आर एल हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा। क्यों इनक्लोज्ड? देखिए क्योंकि इनफाइनाइट चार्ज है, लॉन्ग वायर है, तो इस पे इनफाइनाइट चार्ज होगा और हमें क्यों इनक्लोज, इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है ये बताना है। तो हमारे पास लैम्डा क्या होता है? चार्ज अपान
चार्ज अपॉन लेंथ, यही तो होता है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज इसके अंदर हमने माना क्यू इन, जो इसके अंदर चार्ज आ रहा है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन लेंथ एल। तो क्यू इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, लैम्डा एल। क्यू इनक्लोज्ड आ गया, क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना बचा है, ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एल से एल कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन ये सब इधर आ जाएंगे, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। बस हो गया, ये आ गया। यही चीज हमने उसमें प्रूव किया है, 2 k लैम्डा बाई आर, के की वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। तो ये हो गया गॉसियन सरफेस से हमने लॉन्ग वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीख लिया। ठीक है, हालांकि हमें फार्मूला पता था, जो भी हमारे पास क्वेश्चन कंपटीशन कम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में भी जो भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे इसी फार्मूले से हो जाएंगे, लेकिन ये प्रूफ कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में गॉसियन गॉस लॉस से। तो ये प्रूफ आप देख लीजिए और इसको करना सीख लीजिए। फाइनल रिजल्ट हमें याद रखना है, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इसी लॉन्ग वायर से आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी, तो हमने क्या किया, उस पॉइंट को पी माना और वहां से होता हुआ एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस बनाया। सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस आप हर जगह पे नहीं सोच सकते हैं, खुद से सोचना थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन जो भी हमारे सिलेबस में है, या तो हम अपने टीचर की हेल्प से या फिर हमने कहीं पे पढ़ा होगा, तो हमने सिलेंडर मान लिया। ठीक है, नहीं तो अगर ऐसे कोई अलग फिगर दे दिया जाए तो उससे सोचना थोड़ा सा कठिन होता है, बाकी सोच सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये एक डेरिवेशन हो गया। सेकेंड डेरिवेशन हमने बताया था, आपको याद हो अगर, तो लॉन्ग सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सिर्फ फार्मूला बताया था, और ये बताया था कि गॉस लॉ में उसको प्रूफ करेंगे। लॉन्ग सीट के आसपास जो फार्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा। ठीक है, तो उसको भी आज प्रूफ कर लेते हैं, चलिए। हो गया, नोट कर लिया। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग शीट, लॉन्ग शीट, इनफाइनाइटली लॉन्ग बोल सकते हैं, लॉन्ग बोल सकते हैं, और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया हो आपको। ठीक है, लॉन्ग शीट के लिए जो, यानी कि इसके एरिया पे चार्ज होगा, और एरिया पे चार्ज होता है तो उसके लिए डिफाइन होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो लाइन पे था तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस पे है, एरिया पे है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा। ठीक है, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए फिगर बनाते हैं। एक हमारे पास शीट है, मेटल शीट है मान लीजिए। अभी हम कंडक्टर वगैरह के बारे में, मेटल नॉन मेटल ये सब, या कंडक्टर नॉन कंडक्टर कहाँ पे चार्ज डिसाइड करता है, वो जब पोटेंशियल पढ़ लेंगे तो इसकी बात करेंगे। सपोज दैट हमारे पास एक चार्ज, एक शीट है जिसपे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, और कितना है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। जब देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी थी तो चार्ज पर यूनिट लेंथ बोलते थे, सरफेस पे है यानी कि एरिया पे है तो चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, इस पर अब सपोज यहां से जो है, इस सीट से, ये सीट इमेजिन करिए कुछ इस तरह से रखी हुई है। ठीक है, इस तरह से ऐसे रखी हुई है, इससे ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी,
इससे ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और ध्यान रखिएगा ये कैसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। देखो इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि ये इनफाइनाइट बहुत बड़ी चादर होगी। इनफाइनाइट का कंपैरिजन हम ऐसे करते हैं, जिस पॉइंट पे हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, वो शीट से वो डिस्टेंस, प्लेन शीट है ध्यान रखिएगा, लॉन्ग प्लेन शीट यहाँ पे लिख लीजिए, उस प्लेन से जो है कितने डिस्टेंस पे वो पॉइंट है। अगर ये डिस्टेंस इसके साइज के कंपैरिजन में बहुत कम है तो हम इसको एज अ इनफाइनाइट इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट बहुत दूर होगा तो हम इनफाइनाइट कंसीडर नहीं कर सकते, या तो सच में एक्चुअल में इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट तो हमारे लिए पॉसिबल है नहीं बनाना। तो हम ऐसा मानते हैं एक ऐसी सीट है जिसके बिल्कुल पास में कैलकुलेट करें, ताकि ये जो डिस्टेंस है वो इसके साइज के कंपैरिजन में बहुत कम रहे, तो हम उसे इनफाइनाइट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगी। अब इस देखो इस तरह से है, जैसे लाइन चार्ज का होता था ना, इस तरह से ये शीट इस तरह से है, इस पर लीनियर चार्ज। देखिए शीट की बात जब करते हैं ना, शीट में हालांकि तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमें एक सिंगल प्लेन माने, शीट का मतलब बहुत पतला होता है, और बहुत पतला तो हम उस पर एक ही सरफेस मानते हैं कि एक ही सरफेस पे चार्ज है। नहीं तो अगर थोड़ी सी मोटी होगी शीट, मोटी शीट की बात करेंगे तो दो सरफेस, एक इधर चार्ज आ सकता है, इधर चार्ज आ सकता है। वो सब आगे हम बात करेंगे, मोटी शीट के लिए भी आगे बात करेंगे कितना चार्ज इधर आता है कितना चार्ज इधर। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल लेयर मान के बात कर रहे हैं, और मतलब एक ही सरफेस है, इसमें दो सरफेस नहीं है। हालांकि हम कितना भी पतला बना ले, शीट को कितना भी पतला बना ले, तो दो सरफेस तो बनेगा ही बनेगा। हमें पता है कितना भी पतला, एक सरफेस इधर रहेगा एक सरफेस इधर रहेगा। लेकिन अभी हम बहुत पतला मान के चल रहे हैं कि चार्ज एक ही सरफेस पे है, ऐसा हम कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करें, सबसे पहले हमारा काम गॉसियन सरफेस बनाना। गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे, उस पॉइंट से होता हुआ, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, उस पॉइंट से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। और उस गॉसियन सरफेस की खासियत ये होनी चाहिए, वो सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के से चाहे वो सरफेस जो एरिया बनेगा, एरिया वेक्टर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 0 डिग्री पर हो, ये 0 डिग्री का एंगल बनाता हो या 90 डिग्री का। ठीक है, और उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक सिलेंडर ही बनता है, ध्यान दीजिएगा, एक जो है इस तरह से सिमेट्रिक सिलेंडर, ये ए डिस्टेंस पे है तो इधर भी ए डिस्टेंस पे, यहाँ से मान ले रहे हैं, ऐसे बना दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा फिगर, यहाँ से ए डिस्टेंस ये है, यहाँ से ए डिस्टेंस ये भी है। तो ओवरऑल जो सिलेंडर की लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2a। सिलेंडर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ भी तीन सरफेस बन रहे हैं, इधर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर निकल रही होंगी बाहर की तरफ, इसमें भी बाहर की तरफ। ठीक है, जैसे लाइन चार्ज में बाहर की तरफ, देखिए इनफाइनाइट होता है जब ना, बहुत लंबा वायर हो या फिर सीट हो, तो जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज आप पकड़ते हैं, उससे इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, एक तो इधर बनती है, इसका कंपोनेंट करते हैं तो एक तो एक्स एक्सिस में इधर आएगा और एक नीचे की तरफ। सेम उसके करस्पॉन्डिंग एक चार्ज यहाँ से लेंगे, तो एक एक्स में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, तो एक एक्स की डायरेक्शन में आएगी, इधर वाले के आएगी। तो जो वाई डायरेक्शन में, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और बचती है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है, इससे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है। ठीक है, हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज है तो इसके कारण इस डायरेक्शन में होगी, इसके कारण इस डायरेक्शन में होगी। सब वाई वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं, बचता है कौन सा, एक्स वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो अब इसका तीन एरिया है हमारे पास, एक इधर वाला सरफेस एरिया, एक इधर। एरिया सीधा मान लेते हैं, यहाँ पे रेडियस वगैरह नहीं मानना है, क्योंकि अभी बाद में ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एरिया कैंसिल हो जाता है, इसलिए सीधा हम ए मान ले रहे हैं। ठीक है, और एक सरफेस यहाँ से मान लीजिए फ्लक्स φ1, ये भी सेम एरिया क्योंकि सिमेट्रिक है, तो ये भी, इसका भी इधर वाला भी एरिया ए हो जाएगा। और यहाँ से फ्लक्स मान ले रहे हैं हम φ2। ठीक है, और ये जो सर्कुलर यानी कि कर्व वाला सरफेस एरिया है, कर्व वाला, उससे जो फ्लक्स बनेगा हम उसको मान ले रहे हैं φ3।
तो अब आ जाते हैं अपने काम पे। सारी हमने चीज देख लिया, क्या करना है हमें। सब सीधा सा एक शीट बनानी है, उससे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव जैसा चाहे, नेगेटिव होगा तो अंदर की तरफ हो जाएगा बस। और एक सिलेंडर बनाना है, सिमेट्रिक सिलेंडर बनाना है, जिससे जिसका एरिया ए ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे रेडियस वगैरह मत मानना, मान सकते हैं आप चाहे तो पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, बाद में कैंसिल ही हो जाना है। दोनों का एरिया सेम होगा, इसलिए ए ए मान लेते हैं इसका डेरिवेशन करते समय। ठीक है, इधर ए, तो ये हो जाता है 2a। टोटल लेंथ कितनी हो जाती है? 2a। अब बात करते हैं हम, फ्लक्स निकालते हैं, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कितना हो जाता है? तीन सरफेस है, तीनों से, एक से फाई वन है, एक से फाई टू है, एक से फाई थ्री। ठीक है, तो फाई टोटल कितना हो जाएगा? पहले वाले से ई डॉट डी ए, क्लोज्ड, इसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। फाई टू इधर वाला, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है। तो फाई टू भी क्या हो जाएगा? प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक है, और फाई थ्री, ध्यान से देखिएगा, फाई थ्री को समझते हैं। फाई थ्री क्या है? ये जो कर्व सरफेस बना है, कर्व सरफेस के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। तो कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, और कर्व सरफेस जो है इस तरह से, कर्व सरफेस मान लीजिए ये मार्कर, तो इससे जो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इससे परपेंडिकुलर, जिस डायरेक्शन देखेंगे इससे परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है या फिर इस डायरेक्शन में है। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये होगा एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे इधर मानिए चाहे इधर, दोनों साइड में है, तो इनके बीच एंगल कितना बन रहा है? ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी, ये हो गया एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है कि नहीं? तो इसका फ्लक्स ई डॉट डी ए यानी कि ई डी ए कॉस थीटा जीरो हो जाएगा। कॉस 90 लिखेंगे ना, तो कॉस 90 जीरो, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, कर्व वाली सरफेस के परपेंडिकुलर या फिर उससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है, इसलिए फ्लक्स तो वैसे भी जीरो है, जैसे भी आप समझ पाए। तो फाइव थ्री कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ई डॉट ए कर देते हैं ना, डी क्यों करते हैं? यहाँ पे हम सीधा पूरा एरिया माना है, ई डॉट ए, क्योंकि एरिया फिक्स है। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, देखिए इस प्लेट से ए डिस्टेंस पे हम इधर बात कर रहे हैं, ए डिस्टेंस पे बात इधर कर रहे हैं, ए डिस्टेंस पे इधर बात कर रहे हैं, ए डिस्टेंस पे इधर, तो दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी कि नहीं होगी? क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है और एरिया भी सेम है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई ए कॉस जीरो डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल कितना है? जीरो डिग्री का एंगल है। ई कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है। फाई टोटल कितना? फाई टोटल को हम ऐसे लिख देते हैं, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ से क्या होता है? फाई टोटल क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टू, ई भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, फिक्स है, तो टू ई ए कर लेते हैं। ठीक है, अब क्यू इनक्लोज की बारी आती है। क्यू इनक्लोज यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान दीजिएगा कैसे ये बना है फिगर। ये एक इस तरह से प्लेन सीट है, इस तरह से एक प्लेन सीट है, और एक सिलेंडर हमने माना है जो इस तरह से होता हुआ जा रहा है। तो इस सिलेंडर के अंदर जो एरिया कवर करेगा, जो चार्ज का एरिया कवर करेगा, इसी एरिया के बराबर ही तो कवर करेगा। जो एरिया इधर है, इसका जो साइड वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, वही एरिया तो जाएगा यहाँ पे, तो उतना ही एरिया कवर करेगा। यानी कि इतने एरिया पे ये कितना चार्ज इसके अंदर आ रहा है सिलेंडर के, क्यू इनसाइड कैलकुलेट करना है हमें। तो इस एरिया पे कितना चार्ज अंदर आ रहा है, तो चार्ज क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सिग्मा इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एरिया। एरिया कौन सा लेंगे? ए वाला, क्योंकि यही वाला सरफेस पूरा सिलेंडर इधर अंदर जा रहा है ऐसे इस तरफ। तो इतने एरिया में, यानी कि ए एरिया में कितना चार्ज आ रहा है? ये क्यू। तो क्यू इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा? क्यू इनक्लोज सिग्मा ए। ठीक है, सिंपल सा आप याद रखें, जब लीनियर चार्ज डेंसिटी थी तो क्यू इनक्लोज आता था लैम्डा इंटू लेंथ, और सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि एरिया पे चार्ज है, तो क्यू इनक्लोज क्या हो जाता है? सिग्मा इंटू एरिया। वहां पे यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो क्यू इनक्लोज की वैल्यू रख देते हैं सिग्मा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट टू ई ए।
तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई क्या बचेगा, तो इधर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ड्यू टू लॉन्ग शीट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट के कारण। ठीक है, क्या आ गया, इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वहां पे हमने सिर्फ फार्मूला बता दिया था, यहाँ पे गॉस लॉ से डेरिवेशन भी कर दिया। एक तो वायर का, लॉन्ग वायर जो पिछला डेरिवेशन करा है, और एक शीट का, और इसके बाद दो आएंगे आपके, एक हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर। तो इन सब का जो है डेरिवेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला भी याद रखना है। फार्मूला ये कैपेसिटर में यूज होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे सिलेबस में है। कैपेसिटर पैरेलल प्लेट से बनेंगी, तो ये प्लेट ही तो है एक, तो प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद रखना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। खास बात इसमें ये है कि ये डिस्टेंस पे मैटर ही डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इससे हमने जो ए डिस्टेंस पे माना था पी, ए तो कहीं आया नहीं फार्मूले में, ये तो कहीं फार्मूले में नहीं आ रहा है, मतलब ये डिस्टेंस पे मैटर नहीं कर रहा है। अगर लॉन्ग सीट है तो इसके आसपास बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं ले सकते हैं, लॉन्ग सीट है तो, क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी पर ले लेंगे अगर ये दूरी ज्यादा हो जाएगी, तो इसको हम लॉन्ग सीट या फिर इनफाइनाइट लॉन्ग सीट कंसीडर ही नहीं कर पाएंगे। इनफाइनाइट के लिए ये फार्मूला निकला है ना, तो अगर हम इससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे चले जाएंगे और हमारे पास मान लीजिए एक बड़ी सी सीट है, इससे ज्यादा डिस्टेंस पे चले गए, तो उसे हम फिर इनफाइनाइट इसके कंपेरिजन, इस डिस्टेंस के कंपेरिजन में इनफाइनाइट कंसीडर नहीं कर पाएंगे, तो ये फार्मूला लागू नहीं होगा। इसके पास के लिए है, लॉन्ग सीट हो या फिर इनफाइनाइट दिया हो तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सीट। यहाँ के लिए मैं ए लिख दे रहा हूँ, जो ए डिस्टेंस हमने माना है उससे इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, फार्मूला आप याद रखिए इसको। सीधा सा हमें क्या करना है, याद रख लीजिए, लॉन्ग वायर में भी सिलेंडर मानते हैं, सिलेंडर मानने का तरीका अलग था ताकि उसके अंदर पूरा लॉन्ग वायर आ गया था, यहाँ पे हमने भी सिलेंडर ही माना है। ठीक है, तो दोनों में जो गॉसियन सरफेस बनाया है हमने वो सिलेंडर बनाया है, और उससे रिलेटेड फ्लक्स कैलकुलेट किया है। फ्लक्स कैलकुलेट करने का ई डॉट डी वाला तरीका लगाया है, और टोटल फ्लक्स क्लोज सरफेस से होता है क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ से ये लगा दिया, सॉल्व कर लिया। आगे हमारे पास ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लॉन्ग वायर के लिए क्या आया था, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और लॉन्ग सीट के लिए या फिर इनफाइनाइट सीट के लिए कितना आया है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दोनों फार्मूले भी याद रखने हैं, और ये दोनों डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही। चलिए इससे नोट कर लिया है, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके बाद जो है एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फार्मूला याद रखिएगा। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, सबसे खास बात इस फार्मूले की यही है। यानी कि इस प्लेट दिया है, उससे चाहे यहाँ बोले चाहे यहाँ बोले चाहे यहाँ बोले, अगर वो इनफाइनाइट प्लेट दिया है तो इसके आसपास हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। ठीक है, इसीलिए इससे जो है कैपेसिटर बनाते हैं, अगले चैप्टर में कैपेसिटर आएगा तो वहां पे देखेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन दिया गया है, ये है दो प्लेट इस तरह से दी गई है, इस पर दिया है पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी दिया है सिग्मा। ठीक है, और एक सेकंड प्लेट इसी तरीके से यहाँ पे, इस पर निगेटिव चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है, निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है ऐसे। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट यहाँ पे ए, एक पॉइंट यहाँ पे बी, एक पॉइंट यहाँ पे सी। ठीक है, क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी एंड सी। इन तीनों पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कहाँ से शुरू करें, चलिए पॉइंट बी से शुरू करते हैं। ठीक है, पहले हम निकालते हैं
ई एट बी। ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने माना इस वाले प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, प्लेट से आगे की तरफ अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये हमने मान लिया E1। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण पॉइंट बी पर टुवर्ड्स द प्लेट होगी, और टुवर्ड्स द प्लेट होगी यानी कि इधर हमने मान लिया E2। दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों ऐड हो जाएगी दोनों प्लेट के कारण, E1 E2। ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है E1 बन रही है, 2 के कारण जो बन रही है E2 बन रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जो है साइन तो रखते नहीं, चार्ज का साइन वगैरह रखना नहीं होता, लेकिन E1 कितना होगा, तो देखिए ध्यान से, अब अगर सेम चार्ज डेंसिटी दी गई है, लॉन्ग शीट है या फिर इनफाइनाइट लॉन्ग की शीट है, लेंथ की शीट है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, E1 मानते हैं, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी भी हमने बोला है, इसके कारण कितना हो जाएगा, E2 भी सेम हो जाएगा, इसके कारण भी तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, बस में डायरेक्शन चेंज होगा, टुवर्ड्स द प्लेट होगा, ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, तो इसके कारण अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेम होंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो ईबी कितना हो जाएगा, ई एट बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बी पॉइंट पे कितना आया, सिग्मा अपॉन पाई, यानी कि प्लेट के अंदर किसी भी पॉइंट पे आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्योंकि हमें कैपेसिटर एक समझ लीजिए पूरा चैप्टर है हमारे पास, और यही कॉन्सेप्ट, यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे सिलेबस में है। तो अब पॉइंट ए की बात कर लेते हैं, यहाँ लिख दो, सेकेंड ई एट ए। चलिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज E1 बोल दे रहे हैं, नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स द चार्ज होगा E2। तो E1 कितना होगा, E1 कितना हो जाएगा, फार्मूला लगाइए सीधा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 कितना हो जाएगा, इसके कारण है, इस पॉइंट पे ये भी तो वही होगा, सिग्मा अपान। देखिए, अब ये मत सोचिएगा कि इससे पास में है प्लेट, इसके पास में है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा E1 वाला, इससे दूर है तो इसका कम होगा, हालांकि ऐसा होना चाहिए, लेकिन फार्मूले के हिसाब से देखें तो इसमें डिस्टेंस तो आ ही नहीं रहा है, इसके आसपास वाले पॉइंट के लिए जिसके लिए इनफाइनाइट लॉन्ग लेंथ की है, उसके लिए तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेट 1 के कारण सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में, और प्लेट 2 के कारण सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इनका रिजल्टेंट लेंगे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल है, तो किसी में से E1 माइनस E2 कर देते हैं हम, E1 माइनस E2 वेक्टर सम होता है तो वेक्टर के साथ, और दोनों सेम वैल्यू है, E1 इक्वल टू E2, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट लिख दे रहा हूँ मैं, माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ई ए, तो ए पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, जीरो, यहाँ पे ई ए हो गई जीरो, यहाँ पर जो ई आया था कितना आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से सी पॉइंट पर देख लीजिए, इसके कारण क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इस डायरेक्शन में होगा E1, और नेगेटिव चार्ज के कारण किधर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, तो E2 इधर हो जाएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए सेम होगा, दोनों सेम होगा ना, थर्ड वाला यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ई सी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, इसी तरीके से E1 और E2 सेम होंगे क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करते हैं, और सिग्मा पॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो ईसी भी आ जाएगा यहाँ पे भी जीरो। ठीक है, अब ये कितना इंपॉर्टेंट बनता है, आपको कैसे यहाँ से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना, ये था एक प्लेट, दोनों का एरिया अभी हम सेम मान ले रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो इसके अंदर देखिए, बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यहाँ पे आई है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आई है, अंदर आई है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगी ना, पॉजिटिव से निगेटिव इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, कितना बनती है,
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बाहर जीरो, इधर बाहर जीरो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो कंबाइन किया जाता है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, जो फैन में आपके या फिर मोटर में, जिसे जनरली हम घर पे कंडेंसर बोल देते हैं। ठीक है, तो वही है कैपेसिटर आपका। ये पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या किया। एक तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट को डिराइव किया, और एक लॉन्ग शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव किया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक छोटा सा क्वेश्चन भी किया। अब जो है आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप कंडक्टर, हो सकता है आपने कहीं पे पढ़ा हो या देखा हो बुक्स में, कंडक्टर इसी चैप्टर में, कि किसी कंडक्टर पे अगर हम चार्ज दें, नॉन कंडक्टर है उस पर चार्ज दे, तो वो कहाँ पर रिसाइड करेगा, कहाँ पर वो चार्ज रुकेगा, उन सब की बात हम क्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बाद में करेंगे। अभी हमें इस चैप्टर में दो डेरिवेशन और करने हैं, एक तो हॉलो स्फीयर के लिए और एक सिलेंडर के लिए। सॉरी, सिलेंडर का देखेंगे, कर लेंगे अगर टाइम बचेगा। और सॉलिड स्फीयर के लिए सिलेंडर का भी कर सकते हैं गॉस लॉ से। तो दो डेरिवेशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म कर दूंगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम पोटेंशियल जब पढ़ लेंगे तो हम ये बात करेंगे कि कहाँ पर चार्ज रखते हैं, अगर कंडक्टर में या नॉन कंडक्टर में, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर पूरा वहां पे डिटेल में समझेंगे एक साथ में, पोटेंशियल पढ़ने में। ठीक है।